Hello and welcome back to ASM classes. This is Adil Saab, and in this video we are going to discuss the MCQs of theory of attributes. This is our lecture number 11 in the series of statistics. So far हमने यहाँ पे almost 60-70% सिलेबस कंप्लीट किया है. लास्ट जो मेरे दो वीडियोस हैं, इन दो वीडियोस में मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया था. नाउ इन द नेक्स्ट टू वीडियोस इंक्लूडिंग दिस we will discuss the most important and advanced MCQs of theory of probability. अगर theory of attributes, अगर अभी तक आपने वो 10 वीडियोस नहीं देखे, 10 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, they are very helpful, they are very informative. Go and watch those lectures. They will definitely going to help you in an exam. And one more point, if you are new, if you are already watching, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, make sure this time you will definitely subscribe the channel. ठीक है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमने क्या क्या आपके लिए रखा है. ये हमारा सिलेबस है. अगर आप सिलेबस की तरफ देखेंगे, मैंने ये भी आप कंप्लीट किया है. ये सारे टॉपिक्स, ये दिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 वीडियोस आ गए, प्रोबेबिलिटी के अलग 2 वीडियोस आ गए. एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द theory of attributes. उसके बाद 1-2 lectures आएंगे on this index numbers, then 1 lecture on this and 2 lectures on vital statistics. next 67 videos में हमारा statistics पूरी तरह से complete हो जाएगा. ठीक है ना. चलिए देखते हैं आज हमने आपके लिए क्या रखा है. Here is the first question. Consider the following statements regarding the classification of attributes. मैं यहाँ पे आपको बेसिक नहीं बताऊंगा. एट्रीब्यूट क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. आई होप ये जस्ट आपका MCQ सेशन है एंड आई एम लाइक एक्सपेक्टिंग आपको बेसिक सारा क्लियर होगा. ठीक है ना. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. इन द डायकोटोमस क्लासिफिकेशन, in the dichotomous classification, the total number of ultimate classes formed by n attribute is 2. ये तो 100% सही है. जब हमें टोटल क्लासेस निकालने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस निकालने होते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या होती है, जो दिस 2 रेज़ पावर n. ठीक है ना. देन अल्टीमेट, ये किसकी बात हो रही है, अल्टीमेट क्लासेस जब हमें निकालने होंगे. आगे मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाऊंगा ये कैसे पॉसिबल होता है और हाउ वी कैन calculate the ultimate class frequency. And second, in many अच्छा ये डायकोटोमस का मतलब क्या होता है. डायकोटोमस का मतलब होता है जिसमें जो हमारे एट्रीब्यूट्स है उनको हम दो, जो उसके एट्रीब्यूट्स है, 2 क्वालिटीज पे उनको डिवाइड कर सकते हैं. व्हेन यू आर डिवाइडिंग एनी क्वालिटी ऑन द बेस ऑफ 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, वेदर इट इज गुड और बैड, वेदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट, वेदर इट इज मेल और फीमेल, लिटरेट और इलिटरेट, मैरिड और अनमैरिड. जब हम किसी क्लास को 2 अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, इसको डायकोटोमस बोला जाता है. एंड इन मनीफोल्ड में क्या होता है, वी डिवाइड द एट्रीब्यूट इन मोर देन 2 कैटेगरीज. 2 से ज़्यादा, अगर आप 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स डायकोटोमस. अगर आप 2 से ज़्यादा में इसको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, इट इज मनीफोल्ड. एंड इफ एट्रीब्यूट ए इज डिवाइडेड इनटू m subgroups, A हमारा है, it is divided into m subgroups, and attribute B is divided into n subgroups, then the number of ultimate class is m plus n. याद रखेंगे, जो हमारा अल्टीमेट क्लास निकलता है, इन दिस केस इट इज़ नॉट m प्लस n, इट इज़ m मल्टीप्लाइड बाई n. यहाँ पे हमारे क्या निकल जाएंगे, इन मनी फोल्ड वायर वी क्या, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लासेस. वो हमारी फार्मूला बन जाती है, जहाँ पे हम जो सब क्लासेस होते हैं उनके बीच में हम क्या करते हैं, उनके बीच में मल्टीप्लाई करते हैं. देन इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड ये रॉन्ग है. ओनली द स्टेटमेंट फर्स्ट इज, ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट है. देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन. फॉर 3 एट्रीब्यूट्स, कितने एट्रीब्यूट्स की बात की गई है, 3 एट्रीब्यूट्स A, B एंड C. विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अल्टीमेट पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी. पहले मैंने आपको बताया था, या तो आप जो आपके एट्रीब्यूट्स है इनको पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स में क्लासीफाई कर सकते हो, या तो आप इनको क्या कर सकते हो, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर सकते हो. और जब आप पॉजिटिव
एट्रीब्यूट्स में आप किसी क्लास को डिवाइड करते हो, वहाँ पे हम कौन से सिंबल यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। और अगर हम नेगेटिव एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, वहाँ पे हम कैसे डिनोट करते हैं? वहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। This the capital letters, it shows the positive class frequency, it shows the presence of attributes, it shows the good quality, and this alpha, beta and gamma, the Greek words, it shows the absence of attributes या it shows the negative attributes। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे पॉजिटिव क्लास की बात की जा रही है। दैट मीन्स जो हमारा आंसर है वो हमारा कौन सा आ जाएगा? वो हमारा बी पार्ट आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ। ये हमारा पॉजिटिव है, इसका ए बी सी आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है अल्फा, बीटा एंड जो ये वाई नहीं है, इट इज़ गामा। अगर यहाँ पे नेगेटिव, अल्टीमेट नेगेटिव क्लास की बात की जाएगी, अगर यहाँ पे लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन अल्टीमेट नेगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी, अल्टीमेट नेगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी, उसका जो वैल्यू आएगा दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। क्योंकि वो हम क्या करते हैं, जब हम ब्रैकेट में इन चीज़ों को लिखते हैं, दैट मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग दियर फ्रीक्वेंसीज। हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे थर्ड है, एक हमारा ए है, कैपिटल ए, देन बीटा है, बीटा के बाद ये जो हमारा सी है। दैट मीन्स जो ये वाला है, ये हमारी, इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारी कंट्रारी फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है। याद रखेंगे तीन टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज मैंने आपको बोली। एक मैंने बताया पॉजिटिव, पॉजिटिव इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी एंड सी। नेगेटिव इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर्स जो हमारे पास आते हैं यहाँ पे अल्फा, बीटा एंड गामा। एंड अगर मिक्स होगा, जहाँ पे इनके वैल्यूज आपस में मिक्स होंगे, जैसे यहाँ पे दिया है, देन इट इज कंट्रारी फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा, दैट मीन्स ए एंड बी। ये भी हमारा सही है, लेकिन ये कब सही होता? जब बात सिर्फ किसकी होती? दो एट्रीब्यूट्स की बात होती है। अगर आप किसी वैल्यू को, किसी क्लास को क्या कर रहे हो? यू आर डिवाइडिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ टू क्लासेस। आप क्या कर रहे हो? दो एट्रीब्यूट्स पे इसको डिवाइड कर रहे हो। देन यहाँ पे हमारा ए एंड बी आता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर स्टडीड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इफ टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर स्टडीड, अगर हम उनको पढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए जब आप क्या करते हैं, कंटिन्यूसी टेबल बनाते हैं ना, कंटिन्यूसी टेबल के बारे में आपको पता होगा। ऐसे आप तीन ये जो लाइनें ड्रा करोगे, देन ऐसे फिर से आप तीन लाइनें ऐसे ड्रा करोगे। ये इजी होता है, ठीक है ना? ये आप याद रखेंगे, आज से आप इसको ऐसे ही करेंगे। देन यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे हम ए लिखते हैं, एंड हियर इट इज़ वी हैव बी। अकॉर्डिंगली इट इज़ ए, सॉरी इट इज़ नॉट बी, ए एंड इट इज़ अल्फ़ा, इट इज़ हेयर, यहाँ पे फिर से ए आएगा एंड यहाँ पे अल्फ़ा। हेयर वी हैव बी, यहाँ से भी हमारा बी आएगा, ये हमारी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे हमारा बीटा आएगा और यहाँ पे भी बीटा। एंड देन इस नंबर का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पे होते हैं। अब बीच वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे ये दो आ जाएंगे, ए एंड बी, यहाँ पे ये दो आ जाएंगे, अल्फ़ा एंड बी, यहाँ पे ये दो आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे ये दो आ जाएंगे, ए एंड बीटा, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे ये दो अल्फ़ा एंड बीटा। दिस इज़ आवर कंटिन्यूटी टेबल, जिससे हम क्या करते हैं? जिससे हम ये प्रूव करते हैं जो हमारा डेटा है वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और नॉट, या इनके बीच में कौन सी रिलेशन है, वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ कंटिजेंसी टेबल। इतना बेसिक आपको पता होगा। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन यहाँ पे समझना है। देखिए जो हमारा ए फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे नीचे हमारी ए फ्रीक्वेंसी, क्या ये नहीं बराबर होता है? ए प्लस बी, ये हमारा ए प्लस बी, देन ए एंड बीटा, ये तो हमारा सही हो गया। हमें क्या करना है? ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। देन जो हमारा एन,
n नंबर ऑफ ऑर्डर, ये टोटल है, ये किसके बराबर होगा, जो हमारा यहाँ पे a है a प्लस अल्फा, क्या ये दो इन दोनों के बराबर नहीं हो गया? समझ आ रही है मेरी बात? हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो हमारा n है ये इसके बराबर होता है। देन जो हमारा अल्फा एंड बीटा कौन सी हमारी सेल है, ये वाली हमारी सेल है, इट इज अल्फा एंड बीटा। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n, ये n, देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, a माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ a माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ b, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ a माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ b, एंड देन यहाँ पे a प्लस b, ये भी हमारा ठीक आ जाएगा, ये भी थर्ड हमारा ठीक है। एंड देन फोर्थ यहाँ पे क्या बता रहा है कि ए बीटा, यहाँ पे जो ये वाला दिया है ए बीटा इज इक्वल टू ए बी माइनस ए, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये पहले ही दिखा रहा है कि जो आपका अल्टीमेट ऑर्डर है, जो आपका यहाँ पे बेस्ट ऑर्डर है, वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा नेगेटिव। इसका वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, हमारा जो डाटा है ये पूरा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रॉपर शो नहीं हो पाएंगे। आगे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ये चीज़ें कैसे काम करती है। मैंने आपको बताया यहाँ पे जो हमारा ये है, इट शुड नॉट बी, ये हमारा नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। डी पार्ट करेक्ट आंसर। देन उसके बाद ए सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट। दो चीज़ें होती है, या तो आपकी जो क्लास फ्रीक्वेंसीज है आइदर दे विल बी कंसिस्टेंट और दे विल बी इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन क्या है, इनकंसिस्टेंट कब है, ये कब होती है इनकंसिस्टेंट, इफ, याद रखेंगे, अगर एनी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, अगर अल्टीमेट जो मैं अभी आपको बता रहा था, अगर हमारी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव आ जाएगी, देन वो हमारी क्या आ सकती है, वो हमारा डाटा इनकंसिस्टेंट है। टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इज ऑड नंबर, ये ऑड भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, कोई लेना देना नहीं है। द पॉजिटिव एसोसिएशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1, कंसिस्टेंट। एनी क्लास फ्रीक्वेंसी इज जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या, इट कैन बी जीरो, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा अल्टीमेट क्लास है, क्लास फ्रीक्वेंसी है, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। फिर से मैं आपको बताता हूँ, ए सेट ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट इफ any ultimate class frequency is negative. Then we have question number 5. Question number 5 यहाँ पे क्या बताया गया है, given n, एक सेकंड ठहरिए, given n is equal to 100, frequency of A is equal to 60, frequency of B is equal to 50, and frequency of A and B is equal to 80, what कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस डेटा। इस डेटा से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डेटा इज कंसिस्टेंट, डेटा इज इनकंसिस्टेंट, डेटा इज कंसिस्टेंट, एट्रीब्यूट्स आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड, डेटा इज कंसिस्टेंट, एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, डेटा इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज ए बी इज ग्रेटर देन ए, एंड देन जो हमारा लास्ट है, डेटा इज कंसिस्टेंट, एट्रीब्यूट्स आर नेगेटिवली एसोसिएटेड। अब ये हमें कब पता चलेगा, ये हमें तब पता चलेगा जब हम प्रॉपर वे में इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंटिंजेंसी टेबल। हम यहाँ पे एक कंटिंजेंसी टेबल बनाएंगे। मैं आप सारे वैल्यूज़ नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो लिखूंगा। n कितना है हमारा, n यहाँ पे हमारा है 100, इसको मैं यहाँ पहले लिख के रखूंगा, ठीक है ना। देन a कितना है, a हमारा 60 है, इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे 60 प्लस 40 ये 100, ये वाला हमारा ठीक हो गया। देन b हमारा 50 है, 50 प्लस 50 100, ये भी हमारा ठीक हो गया। अभी तक ये सारा कंसिस्टेंट है। एंड देन जो हमारा a b है, ए बी कितना है, ए बी हमारा 80 है, 80 60, यहाँ पे ये डेटा हमारा क्या है, इट इज़ इनकंसिस्टेंट। क्योंकि क्या है, यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, जब हम 80 में से 20 माइनस करेंगे, देन हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू यहाँ पे 60 आ जाएगा। अगर हम इसको ऐड करेंगे, ऐड में हमारा ये 100 निकल के आ जाएगा, ये पूरा डेटा हमारा चेंज होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स ये जो हमारा डेटा है, इट इज़ इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट क्यों है, मैंने आपको
पहले ही बताया जो ए बी है, व्हाट इज ए बी? ए बी इज 80, ए बी इज 80 इज ग्रेटर देन ए। ए होता ए कितना है हमारा? ए हमारा यहाँ पे 60 है। समझ आया? समझ, ये ऐसी हर किसी क्वेश्चन को हम एक एक करके समझेंगे कि हमने आपके लिए आज क्या रखा है। समझ आया? इनकंसिस्टेंसी है विद द हेल्प ऑफ कंटिजेंसी टेबल यू कैन स्टेट लाइक यू कैन से दैट यू कैन प्रूव दैट वेदर जो हमारा डेटा है इट इज कंसिस्टेंट और इट इज इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये आपको ऐसे, ये मैंने आपके लिए ला के रखा है, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे, मेक श्योर आप जो आपका नोटबुक है, जो आपका लेक्चर कॉपी जहाँ पे भी आप लिख रहे हो, इस चीज़ का आप नोट बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये दो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है। क्या है ये फार्मूला है किस चीज़ का? जो हमारा डेटा है ये कब कंसिस्टेंट होता है, इन केस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स एंड हियर इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी एग्जाम से पॉसिबल हो सकता है कि ये कंडीशन है जहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो हमारा डेटा कंसिस्टेंट है या जो हमारा डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। अब देखिए फॉर एनी 2 एट्रीब्यूट्स, किसकी बात हो रही है? यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स, दैट मीन्स जो हमारी पॉपुलेशन है इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डेटा टू बी कंसिस्टेंट? पहला ए बी, अभी मैंने आपको दिखाया था, फिर से दिखाने की जरूरत नहीं है। ए बी इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर 0 से कम हो गए फिर ये माइनस में आ जाएगा। देन ए बी इज ग्रेटर और इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए, ये भी हमारी सफिशिएंट कंडीशन है। देन ए बी इज लेस देन, अभी मैं आपको बता रहा था ए बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन ए, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स इट शुड बी लेस और इक्वल टू ए और इट शुड बी लेस और इक्वल टू बी। दैट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसको यहाँ पे पुट करने का एक ही मकसद था यहाँ पे, ताकि आपको जो नेसेसरी कंडीशंस है वो यहाँ पे समझ आए। दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस एंड सफिशिएंट कंडीशंस वेयर यू कैन प्रूव। अगर आपको कहीं पे दिखे ए बी इज लेस और इक्वल टू 0, डेटा इज इनकंसिस्टेंट है। अगर आपको कहीं पे दिखे ए बी इज लेस देन ए और फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी इज लेस देन बी, देन डेटा इज इनकंसिस्टेंट। और अगर कहीं पे ए बी इज लेस और इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए, देन आल्सो जो हमारा डेटा होता है इट इज इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से यही है, अब मैं फिर से इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये ऑल जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो सही, एक सेकंड ठहरिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो हमारा सी पार्ट, इसका सही आंसर आ जाएगा। अब सी पार्ट क्यों? क्योंकि ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। इवन याद ही नहीं रखना है, यू कैन प्रैक्टिकली प्रूव इट with the help of contingency table and say that whether the data is consistent or in, ये सारी कंडीशंस है, इनको आप क्या करेंगे, इनको आप एक एक करके अपनी नोटबुक पे लिखेंगे जहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंगली, या ऐसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट को जो आपका ये जिससे आप न्यूमेरिकल है वो आएगा, ये भी स्टेटमेंट आ सकता है। 4 हमारे स्टेटमेंट्स है, ये क्वेश्चन आप चाह रहे थे, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पे तीनों में लेस देन दिया होता, अगर कहीं पे एक में ग्रेटर और इक्वल टू दिया होता, हमारा डेटा कंसिस्टेंट ही नहीं होता। दैट मीन्स दीज आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस वेयर यू कैन से दैट जो हमारा डेटा है वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, ये आप लिख के रखेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आपको ये सारी कंडीशंस पता थी या नहीं थी। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। गिवन द फॉलोइंग डेटा हमारे पास है, व्हाट इज द डेटा, n इज इक्वल टू 1000, a इज इक्वल टू 400, देन जो हमारा b इज इक्वल टू 500, a b इज इक्वल टू 150 इज द डेटा
कंसिस्टेंट, ये बताया जा रहा है कि क्या जो हमारा डेटा है वो कंसिस्टेंट। देखिए हमारे पास एन भी दिया है, ए भी दिया है, बी भी दिया है, दैट मीन्स हमारे पास ए बी भी दिया है। वी कैन सिंपली यूज़, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंटिजेंसी टेबल का यूज़ कर सकते हैं। एन कितना है हमारा, एन हमारा 1000 है, यही बताया जा रहा है। बी हमारा कितना है, बी इज़ वो हमारा 500। अगर बी 500 है देन यहाँ पे बीटा भी हमारा 500 ही निकलेगा। अब 500 क्यों, क्योंकि इनका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन। ये अल्फा बी, यहाँ पे बी है, बी प्लस बीटा इज इक्वल टू एन। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू वो किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। देन ए कितना है, ए हमारा 400 है, 400 प्लस 600 ये हमारा कितना आएगा, एन। अभी तक हमारा डेटा कंसिस्टेंट ही है। उसके बाद ए बी कितना है, ए बी इज़ 150, यहाँ पे हमारा ए बी आएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है कि मैं ये कैसे लिख रहा हूँ, जो मेरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है वो फिर से रीड करें, और जो आपकी कंटिजेंसी टेबल आपने बनाया है फिर से एक बार उसको देखो, आपको ये ईजिली समझ आएगा। दैट मीन्स ये जो है ए बी इट इज़ लेस देन ए, इसका मतलब ये अभी कंसिस्टेंट है ना, लेस देन ए। दैट मीन्स यहाँ पे 250 आ जाएगा। अभी ये सारा पॉजिटिव है। देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा 500, ये हमारा आ जाएगा 350, ये भी अभी पॉजिटिव है। ये हमारा 250, ये भी हमारा पॉजिटिव है। क्या हम देखेंगे 250 प्लस 350 कितना होता है, 600। ये हमारा डेटा, दैट मीन्स जो ऑल सेल्स है दे आर पॉजिटिव एंड नन ऑफ दीज सेल इज ग्रेटर देन जो हमारा एन है। That means yes, because all fundamental frequencies are non-negative. That means जो हमारा डेटा है, our data is consistent. क्या है हमारा डेटा यहाँ पे consistent है। क्वेश्चन नंबर 8, then we have question number 9. For two attributes A and B are said to be independent. ये independent कब होगा उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए अगर हम देखेंगे ना, ये जो हमारी सारी कंडीशंस यहाँ पे क्या हो रही है, सफिशेंट है एंड नेसेसरी। जब हम ये बताते हैं कि जो हमारा डेटा है अगर ये ग्रेटर आर इज इक्वल टू होता या ये लेस आर इज इक्वल टू या ग्रेटर आर इज इक्वल टू होता, देन हम ये बता सकते हैं क्या ये पॉजिटिवली एसोसिएट है या ये नेगेटिवली एसोसिएट। लेकिन यहाँ पे हर किसी जगह क्वेश्चन में यही बताया जा रहा है कि ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए नॉट बी डिवाइडेड बाई एन, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल टू ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा B divided by alpha, then frequency of A B divided by frequency of B is equal to frequency of A beta divided by frequency of बीटा। दैट मीन्स अगर ये सारा बराबर है, ये हमारा क्या है, आवर डेटा इज वो हमारा कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है, इन ए सर्वे ऑफ 500 पीपल, कितने लोगों का सर्वे किया गया है, 5 सर्वे। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो कितना होगा, जो हमारा यहाँ पे n होगा। एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। n इज 500, 200 आर एजुकेटेड, वही से बता रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है दैट मीन्स द नंबर ऑफ एजुकेटेड आर वो 200 है, एंड 3 फ्रीक्वेंसी ऑफ बी जो एम्प्लॉयड है वो कितनी है, वो हमारे पास 300 है। नाउ इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताई है इसका मतलब जो हमारा ए एंड बी होगा ये होगा बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाई जो हमारा एन, ये इसके बराबर यहाँ पे होगा। समझ आ रहा है मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल, उनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। यहाँ पे देखिए बराबर कब होगा, व्हेन LHS इज इक्वल टू RHS, जब ये बराबर होगा। इसका मतलब जो वैल्यू हमें यहाँ से निकलेगा वही वैल्यू एग्जैक्टली ए एंड बी का भी होगा।
यही तो क्वेश्चन बता रहा है हमें। समझ आ रहा है क्या बताया मैंने ये बताया जो हमारे नंबर ऑफ इंडिया ये पीपल है, टोटल नंबर ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है 500 है, इसमें 200 है दे आर एजुकेटेड, ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी जो एम्प्लॉयड है वो 300 है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट कब होता है, अभी मैंने बताया जब ए एंड बी किसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइड बाई एन के बराबर ये होगा। अब जब हमें ये वैल्यू निकलेगा इसका मतलब वो ये भी वही वैल्यू निकल जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 200 फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू 300 फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 500। करो इसको 200 डिवाइडेड बाई 500, ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 6 और यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 एंड 3, 4 जीरो डिवाइडेड बाई 500। 500 है पहले से ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 5 3000। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू निकल, एक सेकंड सर, ये 5 एक सेकंड 5 1000 5 12,000, ठीक है ना। दैट मीन्स जो हमारा वैल्यू है वो 120 निकल के आ गया। अगर इंडिपेंडेंट में ए बी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइड बाई एन, दैट मीन्स अगर हमारा ये वैल्यू 120 निकल के आ गया, दैट मीन्स जो हमारा ए एंड बी है वो भी कितना होगा, वो भी हमारा 120 ही होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 120, इसका बी पार्ट सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 12 एंड 13 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। इफ एन एट्रीब्यूट्स आर कंसिडर्ड इन ए स्टडी, कितने एट्रीब्यूट्स की एन, चाहे वो 2 है 3 है 4 है या एन नंबर है, यहाँ पे उसकी बात द टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, किसकी बात हो रही है, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे टोटल नंबर कितना होगा। ध्यान से देखो क्या बताया जा रहा है कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी, जब भी आपको अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी निकालना होगा उसका फॉर्मूला होता है 2 raised power n। whenever we try to find out the अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला क्या होता है 2 raised power n। और अगर हमें ये निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है 3 raised power n। दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर आपको फाइंड आउट एग्जाम में दिया होगा फाइंड आउट द टोटल अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, अगर अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज की बात की जा रही है देन 2 raised power n, और अगर यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्लासेस की बात की जा रही है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अभी आप याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ classes then it is 3 raised power n, find the ultimate class frequencies then it is 2 raised power n। इसका मतलब जो सही आंसर है, सही आंसर हमारा ए पार्ट आ जाएगा। इन ए डाइकोटमस क्वेश्चन नंबर 12, इन ए डाइकोटमस क्लासिफिकेशन विद 3 एट्रीब्यूट्स ए बी एंड सी, 3 एट्रीब्यूट्स की यहाँ पे बात की जा रही है, हमें क्या निकालना है, अगर 3 एट्रीब्यूट्स की बात होगी हाउ मनी अल्टीमेट क्लासेस आर फॉर्म, कितनी अल्टीमेट क्लासेस आप फॉर्म कर सकते हो, दैट मीन्स 3 raised power 3 raised power 3 कितना होता है, यहाँ पे n कितना है, n हमारा 3 है। 3 raised power, यहाँ पे 3 की बात की जा रही है, आप ध्यान से देखना 3 की बात की जा रही है, 3 raised power 3 हमारा कितना होगा, यहाँ पे 3 raised power 3 हो गया हमारा 27। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका जो सही आंसर है, सही आंसर डी है। अब कोई बच्चा बताएगा सर आपने यहाँ पे भी अल्टीमेट क्लास बताए, आपने यहाँ पे भी अल्टीमेट क्लास बताए, बेटा यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की, किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी की। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम किसके बात की जा रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की बात की जा रही है, और यहाँ पे हाउ मनी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है। कंफ्यूज नहीं होना है, समझ आया, ठीक है ना। फिर से मैं बताऊंगा, इन अ डाइकोटमस क्लास विद 3 एट्रीब्यूट्स हाउ मनी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 3 raised power n, 3 raised power 3, वो हमारा आंसर 27 निकल के आ गया। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट क्वेश्चन है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
classification, manifold classification occur when an attribute is divided into two or more subcategories. वो तो सही है, ये वाला हमारा सही हो गया. And then dichotomous classification produces classes that are mutually exclusive. एक आकर हो सकता है, दूसरा आकर नहीं हो सकता है. And collectively exhaustive, और वो क्या हो सकते हैं? They are collectively exhaustive. दोनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे सही है. That means जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे ए पार्ट आंसर आ जाएगा. उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, फॉर एट्रीब्यूट, फॉर 4 एट्रीब्यूट, 4 एट्रीब्यूट्स की बात की जा रही है. व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ ऑर्डर सेकंड, ऑर्डर सेकंड क्लास की बात की जा रही है. बेटा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ. देखिए, चाहे मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, चाहे हमारी एक एट्रीब्यूट की बात आए, 2 की बात आए, 4 की बात आए, 100 की बात आए, 200 की बात आए, आप हमेशा यही करोगे. ठीक है ना? ध्यान से देखना मैं आपको क्या बता रहा हूँ. अगर एग्जाम में दिया होगा 4 एट्रीब्यूट्स, अभी हमारा क्वेश्चन यही है, हम 4 एट्रीब्यूट्स के बारे में देखते हैं. उसके बाद जो क्वेश्चन 3 है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे उनका सही आंसर क्या रहेगा. देखिए, 4 एट्रीब्यूट्स की जब हम बात करते हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं, मुझे बताइए इसमें जो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, ध्यान से देखना, इन केस ऑफ 4 एट्रीब्यूट्स, व्हेन द डेटा इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 एट्रीब्यूट्स, हमारा जो टोटल नंबर ऑफ क्लास, अभी मैंने आपको फार्मूला क्या बताई, टोटल नंबर ऑफ क्लास अगर हमें फाइंड आउट करना होगा, क्लास के लिए फार्मूला क्या है, वी हैव 3 रेज़ पावर n. टोटल नंबर ऑफ क्लास 3 रेज़ पावर n कितना है यहाँ पे, 3 कितना, ये 3, एंड जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स वो कितने हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे 4 है. दैट मीन्स ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 3 × 3 × 3 × 3. अब 3 × 3 जितना वो आपको निकलेगा वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, वो हमारा यहाँ पे टोटल जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस है, वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा. ये समझ आया. अब अगर एग्जाम में ये दिया होगा फाइंड द अल्टीमेट क्लास, इसी का अगर हमें क्या करना होगा, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द अल्टीमेट क्लास. टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 2 रेज़ पावर, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्लासेस है दैट इज 3 रेज़ पावर n. देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा अल्टीमेट क्लास. अल्टीमेट क्लास की मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताई, अल्टीमेट क्लास 2 रेज़ पावर n. अब अल्टीमेट क्लास जो हमारा 2 रेज़ पावर n है, 2 रेज़ पावर n कितना होता है हमारा, 2 रेज़ पावर n होता है हमारा यहाँ पे 2, देन यहाँ पे रेज़ पावर जो हमारे एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स कितने हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे पास यहाँ पे 4 है. दैट मीन्स 2 2 4 2 8 2 16, ये हमारा 16 निकल के आ जाएगा. इसी तरह से, ठीक है ना. देन 2 समझ आए. एक आपको ये निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ क्लासेस. ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस मैंने ये देखा, यहाँ पे क्लास के कितना है, 3 रेज़ पावर n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. अब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे 4 है. वही मैंने किया यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3. जब मैंने वो 3 × 3 × 3 निकाला, वो भी जो आपका आंसर होगा, आई गेस यहाँ पे 81 आना चाहिए, वो आपका 81 आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. देन मैंने आपको बताया फाइंड द अल्टीमेट क्लास. अल्टीमेट क्लास 2 रेज़ पावर n. जब मैंने 2 रेज़ पावर n किया, मेरा आंसर निकल के आ गया 16. 2 क्वेश्चन. 3 जो हमारा मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर क्लासेस, जो ऑर्डर क्लासेस है वो कितने हैं, उसके बारे में बात की जा रही है. मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक है, ये आपके काम आ जाएगी. यहाँ पे हम जो फार्मूला है ऑर्डर क्लास निकालने के लिए, फार्मूला है 2 रेज़ पावर r इंटू NCR. NCR एक फैक्टोरियल फार्मूला है. आप यहाँ पे फैक्टोरियल फार्मूला का यूज़ नहीं करोगे, मैं शॉर्ट बताऊंगा हम शॉर्ट में इसको कैसे कर सकते हैं. ये हमारा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे. अब R कितना है, R यहाँ पे हमारा 2, जो ऑर्डर होगा सेकंड ऑर्डर, उसी का जो यहाँ पे R होगा वो हमारा R होगा. दैट मीन्स 2 रेज़ पावर 2 इंटू n कितना है, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, वो हमारा 4 है. C R कितना है, फिर से हमारा 2. अब जहाँ तक ये जाता है वहाँ तक इसको आप मल्टीप्लाई करोगे. ये डिक्रीज कितना जाता है, 2 तक, हम इसको क्या करेंगे
4 इंटू 3, बस इतना हम 2 बार लिखेंगे। देन यहाँ पे 2 इंटू 1, समझ आया? ये हमारा इससे कट गया, 2 2s आर, ये हो गया 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, समझ आ रहा है? 2 इंटू 3 6। उसके बाद जो मेरा अपना वाला यहाँ पे 2 2s आर 4, 4 इंटू 6, ये 2 2s आर 4 कहाँ से निकाला मैंने? ये वाला हमारा है 2 2s आर 4 इंटू 6 कितना होगा? वो हमारा यहाँ पे 24 आंसर निकल के आ जाता है। एंड दैट इज द आंसर, 24 हमारा आंसर है। 3 कंसेप्ट्स मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में बताए। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने होंगे, देन यहाँ पे अल्टीमेट क्लासेस कितने होंगे, और यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर क्लास है, सेकंड ऑर्डर क्लास को निकालने का फॉर्मूला 2 रेज़ पावर n इंटू 2 रेज़ पावर r इंटू NCR। जो फैक्टोरियल लिख रहे हो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना यहाँ पे लिख के रखोगे। समझ आया? ठीक है ना? हम और एक क्वेश्चन मैंने ला के रखा है, हम वो भी करेंगे ताकि आपका यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर ये 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ए क्लास फ्रीक्वेंसी, ए क्लास रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर सच एज AB और ABC इज टर्म्ड एज, पहले ही मैंने आपको बताया था, इट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव क्लास। पॉजिटिव क्लासेस दे आर रिप्रेजेंटेड, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। पहले ही मैंने आपको बताया था दे आर रिप्रेजेंटेड, कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। ठीक है ना? आगे हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 15। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉर 10 एट्रीब्यूट्स, कितने? फॉर 10 एट्रीब्यूट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे आप। देखिए अब अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये जरा एक मिनट हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 17 एंड 18 है, ये पूरा जो मैंने आपको वहाँ पे कंसेप्ट दिखाया था उसी का हम और एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। कितने एट्रीब्यूट्स? मैंने आपको वहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स का बताया था। अब हम यहाँ पे कितने एट्रीब्यूट्स, जो हमारे पास यहाँ पे 10 एट्रीब्यूट्स है उसकी बात करेंगे। दैट मीन्स अगर 10 एट्रीब्यूट्स होंगे, मुझे बताओ n कितना होगा, पहले हम ये देखेंगे। शाबाश, n इज इक्वल टू 10। 10 एट्रीब्यूट्स ये आप याद रखेंगे, जो n होता है n हमारा 10 है। देन पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेकंड ऑर्डर क्लास, या व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर क्लासेस कितनी होंगी? अभी मैंने जो आपको फार्मूला बताई थी, जरा वो रिपीट करो। फार्मूला मैंने अभी क्या बताई थी? मैंने आपको बताया था 2 रेज़ पावर n, यही एक सेकंड, 2 रेज़ पावर n नहीं r इंटू NCR। आर कितना होता है? जो ऑर्डर, अगर थर्ड ऑर्डर होगा देन आर यहाँ पे 3 आएगा, अगर 4 ऑर्डर होगा देन आर यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 रेज़ पावर आर, इसका मतलब 2 रेज़ पावर 2 इंटू एन कितना है? एन हमारा यहाँ पे 10 है। समझ आया? एन हमारा यहाँ पे 10 है। 10 CR, आर कितना है? 2। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 2 2s आर 4, यहाँ पे मैं इसको ले जाऊंगा 4 इंटू 10 इंटू, मैंने आपको क्या बताया, 2 बार हमें नीचे जाना है, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये हम लिखेंगे 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 2, ये इसे कट गया, 45 यहाँ पे आ जाएगा। 45 इंटू 4 वो कितना होता है? वो हमारा 180 आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स जो पहला है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आ जाएगा? 180 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब ये डाउट होगा बच्चे को, ये आपके मन में आ रहा होगा, अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा, आर हमारा 3 होता, देन हम इसको कैसे लिखते? आप क्या करते? आप यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते, मसला खत्म। अगर 4 होगा फिर आप 1 बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा होगा उतना आप इसको आगे बढ़ाते जाओगे। अभी हमारा 2 है, हम सिर्फ 2 ही लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आया, यहाँ पे 10 एट्रीब्यूट्स की बात की जा रही है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, क्लासेस का जो टोटल नंबर है वो कितना है? अभी मैंने आपको बताया था जो हमारी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस फार्मूला क्या होती है हमारी, 2
एक सेकंड ठहरिए, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस फार्मूला होती है हमारी 3 रेज़ पावर n, और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस फार्मूला 3 रेज़ पावर n। अब 3 रेज़ पावर n कितना होता है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज़ पावर 10। जब आप करोगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 10 टाइम्स, वो आपका निकल के आ जाएगा 59049। मैंने निकाल के रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे लिखा, ठीक है ना। इट इज़ 59049। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लास किसकी, 10 एट्रीब्यूट्स, 3 रेज़ पावर n कितना है हमारा 10। एंड देन व्हाट इज द अल्टीमेट क्लास ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, अल्टीमेट क्लास ऑर्डर। अल्टीमेट क्लास ऑर्डर 2 रेज़ पावर n। अब 2 रेज़ पावर n कितना है, 2 रेज़ पावर 10। जब 2 रेज़ पावर 10 आप करोगे वो निकलेगा 1024। हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 1024 हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। एट्रीब्यूट्स में हम टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कैसे निकालते हैं, टोटल अल्टीमेट क्लास कैसे निकालते हैं, और सेकंड ऑर्डर क्लास कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे जो 10 है, 10 के बदले में एक तो आप मुझे 8 एट्रीब्यूट वाला निकाल के बताओगे कमेंट सेक्शन में, और दूसरा 6 एट्रीब्यूट वाला। ये मुझे, क्योंकि 4 मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इससे बाहर नहीं आएगा, या तो 4 होगा, 6, 8 या 10 होगा, ठीक है ना। 5 का भी हो सकता है। मुझे आप इन दो, यही 3 क्वेश्चन, 1 2 3 और इसके भी 1 2 3 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, अल्टीमेट क्लासेस, सेकंड ऑर्डर यहाँ पे हमारा कितना होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास फ्रीक्वेंसीज इज ऑफ थर्ड ऑर्डर। किसके ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की बात हो रही। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। सेकंड ऑर्डर होता है हमारे पास सीधा जो ऑप्शन बी बच गया, ये हमारा थर्ड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी में आ जाता है, ऑप्शन बी। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। The necessary and sufficient condition for a set of class frequencies to be consistent is that। ये क्वेश्चन मैंने आपको आज के लेक्चर में आई गेस 2-3 बार बताया। मैंने फार्मूला भी आपको बताई, कंडीशंस भी आपको बताए। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे, क्वेश्चन नंबर 20। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी मैंने आपको बताया इन डिटेल, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड देन अल्टीमेट क्लास, थर्ड ऑर्डर। चलिए मैं आपको यही से बताता हूँ अल्टीमेट क्लास। देखिए थर्ड ऑर्डर, अगर सिंपली अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे, अल्टीमेट, लेकिन क्या कौन सी है, नेगेटिव। नेगेटिव मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रीक वर्ड्स अल्फा बीटा एंड गामा। सीधा 4 का हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगर 4 का ये आंसर आ जाएगा, ये भी गया, ये भी गया, हमारे पास 2 आंसर्स बच जाते हैं। सेकंड ऑर्डर हमारा कौन सा है, ये हमारा सेकंड ऑर्डर, 3 का पी आ जाएगा, 3 का पी, ये हमारा गया। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देन 0 ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, एन हमारा 0 ऑर्डर आ जाता है, एंड देन फर्स्ट ऑर्डर हमारा ए आ जाता है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, ये हमारा सेकंड ऑर्डर है, ए बी सी थर्ड ऑर्डर होगा। अगर ए बी सी डी होगा, फोर्थ ऑर्डर होगा। देन अकॉर्डिंगली ये सिर्फ पॉजिटिव, फिर उसके नेगेटिव्स भी, एब्सेंस भी और उसकी प्रेजेंस की भी यहाँ पे बात की जा रही है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। इफ n is the total population and we are analyzing 2 attributes, what is the order of frequency a and b। a and b जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका ऑर्डर, सिर्फ a and b क्या बात, एक तो ये पॉजिटिव है, दूसरा ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरा हमारा ये सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। बस ये आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 ये आ गया। हमारा सेशन भी ऑलमोस्ट 43 मिनट्स का हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम, ये तो मैं बेसिक आपको पढ़ा रहा था, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेथड्स ऑफ एट्रीब्यूट, जहाँ पे हम हाउ वी फाइंड द एसोसिएशन, जिसमें हम कंपैरिजन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंपैरिजन मेथड या जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी मेथड भी बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू आर न्यू, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना आज का जो मेरा सेक्शन है
ये कैसा लगा आपको, और क्या मुझे कोई यहाँ पे नया कंपोनेंट आपके लिए स्टार्ट करना होगा किसी MCQs फॉर FA रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके लिए वो वाला सेशन लेके आ जाऊँगा, ठीक है ना। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।